हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8th साइंस, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या वो हमारे लिए फ़ायदे में हैं या हमारा नुकसान करते हैं। तो भाई हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो दोनों ही होंगे यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे बहुत यूज़फुल भी हैं और बहुत सारी जो है डिजीज़ वगैरह भी उनसे होती हैं। तो दोनों इसके एस्पेक्ट्स दोनों ही हैं। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने पास आसपास, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आई, या माइक्रोब्स भी इनको बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greyish white patches। ठीक है, तो मॉइस्ट ब्रेड अगर रखी होगी रेनी सीजन में तो उस पर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ग्रे या ग्रीन कुछ इस तरह के। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर इन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो वहाँ पे टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, डू यू नो वट दी स्ट्रक्चर्स आर? तो वो जनरली जो ब्रेड पे लगते हैं वो फंगस लगती है, तो फंगाई होगी वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक्टिविटी दे रखा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। एक बीकर में आपने मॉइस्ट सॉइल लेके आनी है और उसमें कुछ पानी डाल दो। ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जब वो सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए हैं तो वहाँ से एक पानी की आप जो ड्रॉप लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2 में क्या है? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। पॉन्ड का पानी हमने लेना है और स्लाइड पे उसको डाल कर उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे पानी के अंदर। These observations show that water and soil are full of tiny microorganisms। तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी में और सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Though not all of them fall into the category of microbes, बाकी और भी चीज़ें होंगी वहाँ पे, बट माइक्रोब्स हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। मतलब कि आप बिना माइक्रोस्कोप के या किसी और चीज़ से, लेंस के बिना उसको नहीं देख सकते हैं। Some of these such as fungus that grows on bread can be seen with magnifying glass। ठीक है, तो फंगस वगैरह को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बट बाकी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होगा। Others cannot be seen without the help of a microscope। That is why these are called microorganisms or microbes। इसीलिए इनको microorganisms या microbe बोला जाता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बिना किसी हेल्प के आप देख नहीं सकते इनको। माइक्रो को कौन, अब कितने ग्रुप्स हैं, उसके कितनी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, तो ये इसकी 4 कैटेगरी हो गई। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स, तो नीचे दे रखे हैं ये। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये दूसरों से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? They however reproduce only inside the cells of a host organism which may be a bacterium, plant or an animal। वो किसी होस्ट के अंदर जाके ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन हो सकता है होस्ट? हो सकता है किसी बैक्टीरिया की ही सेल में चले जाएं या प्लांट या एनिमल की सेल में जाके, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, तो आजकल तो भैया वायरस ने धूम मचा रखी है, कोरोना वायरस। ठीक है,
तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं वायरसेस। कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू सब ये वायरस ही कॉज होते हैं। खांसी जुकाम सब वायरस से ही होता है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो जो पोलियो एंड चिकन पॉक्स जैसी सीरियस डिजीज़ हैं और कोरोना वायरस जैसे सीरियस डिजीज़ हैं वो भी वायरस ही कॉज करता है। डिजीज़ लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो मलेरिया और डिजेंट्री जो डिजीज़ हैं वो किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं। ठीक है, तो जो हमने 4 ग्रुप पढ़े थे वो प्रोटोजोआ से होती हैं, मलेरिया एंड डिजेंट्री। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। आपको पूछ सकते हैं वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होते हैं, या फिर प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? मलेरिया, डिजेंट्री। टाइफॉइड एंड टीबी किससे कॉज होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फंगाई से भी डिजीज़ हो सकते हैं। तो 6th-7th क्लासेस में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, थोड़े बहुत वायरस के बारे में भी पढ़ा है, फंगाई के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कैसे वो स्प्रेड होती है फंगाई, ये सब पढ़ चुके हैं हम। है किस किस तरह के होते हैं। देन एल्गे दे रखा है यहाँ पे, क्लाइमेडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। तो ये भी याद रखने पड़ेंगे हमें कि एग्जाम्पल एल्गे के कौन से हैं। तो क्लाइमेडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। प्रोटोजोआ के क्या एग्जाम्पल हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, और उसके बाद फंगाई के क्या आते हैं? ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पार्जिलस। तो ये फंगाई के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, तो बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगाई 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं, ये वायरस का भी इन्होंने दे रखी है पिक्चर, वायरस की पिक्चर दे रखी है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरियम, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। तो मोस्टली जो है सिंगल सेल्ड होते हैं, बट कई जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एल्गे एंड फंगाई। तो जो हमारे बैक्टीरिया है मोस्टली, और कुछ एल्गे हैं एंड प्रोटोजोआ, दे मोस्टली आर सिंगल सेल्ड। बाकी एल्गे और प्रोटोजोआ जो है, एल्गे और फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हर जगह पाए जाते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग्स तक आपको मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेजर्ट्स टू मार्शी एरियाज। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के अंदर भी मिलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई जो है फ्रीली भी जो है ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या लेना देना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल in many ways whereas some others are harmful and they cause diseases। तो उनके बारे में हमने पढ़ना है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, तो कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल के प्रोडक्शन में कितने मतलब सालों साल से चल रही है अल्कोहल, तो राजा महाराजाओं के टाइम पे भी लोग पीते थे, तो तब से इनका यूज़ हो रहा है अल्कोहल बनाने में। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ होता है। जितने भी डिग्रेडिंग मटेरियल है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, डेड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कन्वर्ट करते हैं ह्यूमंस में। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसिस वगैरह, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ठीक है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन्स। ठीक है, तो जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये सब इसके भाई फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हमारे, जो इतने सारे फ़ायदे हमारे करवा रहे हैं। अब ये 1 बाय 1 इनको पढ़ लेते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया।
तो क्लास 7th में भी हम पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो कर्ड के अंदर क्या है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें से लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है दैट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उसकी वजह से कर्ड बनती है, दही जमती है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। तो मिल्क को एक नॉर्मल जो है थोड़ा सा गर्म करके, गुनगुना सा करके उसके अंदर दही डाली जाती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे उस दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस है वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और पूरे दूध को ही जो कन्वर्ट कर देगा दही के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। इसी तरह से बाकी फूड आइटम्स जैसे चीज़, पिकल्स, इनको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। तो जो भी हम बनाते हैं, रवा इडली बनाते हैं या भटूरा बनाते हैं, तो सब उसमें भी जो है दही डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि भाई वो बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जो है जो बैटर है उसकी फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो उसको जो है आटे को जो फुलाने का काम करते हैं एक तरह से वो, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब एक्टिविटी 2.3 ले रखा है यहाँ पे। इसमें क्या करना है, हमने आटा लेना है, शुगर उसमें थोड़ी सी डालनी है और पानी से उसको जो है नीड कर देना है, उसका मतलब कि डो बना देना है। तो उसके बाद क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या करना है, हमने यीस्ट पाउडर डालना है। तो यीस्ट पाउडर डालने के बाद अगर 2 घंटे बाद उसे देखेंगे तो वो उठा हुआ मिलेगा आपको, रेज्ड मिलेगा। तो क्यों होता है ऐसा? यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो वो जो बैक्टीरिया है वो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको फुला रही है आटे को। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स। तो इसीलिए यीस्ट का यूज़ होता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। अगेन यीस्ट यूज़ कर रहे हैं हम। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. तो बारले पे या वीट पे, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया जाता है, यीस्ट को ग्रो किया जाता है। अब इसको भाई ये भी एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, बीकर लिया हमने, उसमें 3/4 पानी डाला और उसमें 2-3 स्पून्स जो है शुगर डाली। उसके बाद उसके अंदर यीस्ट पाउडर हमने डाला है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। अब उसको स्मेल करेंगे तो हम क्या होगा, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे भी जो है अल्कोहल की स्मेल आ रही है हमें। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो शुगर हमने डाली थी वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मेडिसिन में क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets। तो जब भी बीमार होते तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है? ताकि बैक्टीरिया को वो काउंट, अगर बॉडी में कोई अनवांटेड बैक्टीरिया आ गए हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उसके लिए दी जाती है वो। कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन दिए जाते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो या तो जाके मार देंगे उसको, बैक्टीरिया को, या फिर उसके आगे ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the antibiotics।
In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it is also called, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin, तो ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बता रहा है कि कैसे इसको बनाया गया था. ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी. तो जो एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया. Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, एंड एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए बनाए जाते हैं कि ये इन पे अटैक करेंगे या इनको ख़त्म करेंगे. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. तो उनके खाने में भी डाले जाते हैं जो लाइवस्टॉक होते हैं, पोल्ट्री होते हैं, ताकि कोई उनको डिजीज़ ना लग पाए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उधर ना ग्रो कर पाए, इन्फेक्शन ना होने. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़. प्लांट में भी कोई डिजीज़ लगती है तो भी वो उनको दिए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर स्प्रे वगैरह की फॉर्म में. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. अपने आप से कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए होता है, और जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो पूरा कोर्स होता है वो करना चाहिए. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. तो अगर आप उसको ऐसे ही खाए जा रहे हैं या फिर गलत तरीके से खा रहे हैं, रॉन्ग डोज ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी इनफेक्टिव हो सकती है. मतलब आगे जब कभी फ्यूचर में अगर आप उनको खाएंगे तो इनफेक्टिव हो सकते हैं वो हमारे लिए. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. अगर ऐसे ही खा रहे हैं फालतू में तो बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको भी वो अटैक कर सकती हैं, उनको ख़त्म कर सकती हैं. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. जब कोल्ड फ्लू हो रहा है तो उस टाइम पे अगर एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू किससे कॉज होते हैं? वायरस से होते हैं. अब आते वैक्सीन. बच्चों को वैक्सीनेशंस दी जाती हैं. क्यों दी जाती हैं भाई? When disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर करता है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है, तो हमारी बॉडी उसको अगेंस्ट फाइट करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. और वो बॉडी की मेमोरी में भी चला जाता है कि अगर इस तरह का ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया जो भी है वो दोबारा से एंटर करेगा तो हमारी बॉडी सेम तरीके से फिर से फाइट करेगी. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो वैक्सीन का क्या फंडा है कि इसमें क्या करते हैं, डेड या फिर वीकेंड, मतलब बहुत ही कमज़ोर या फिर डेड उसका जो माइक्रोब है उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है हेल्दी बॉडी के अंदर. तो बॉडी क्या करेगी, हमारी फाइट करेगी उसके अगेंस्ट और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी. तो these antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbe forever. तो आगे फ्यूचर के लिए हम उसमें उस डिज़ीज़ से या उस माइक्रोब से बच जाते हैं कि अगर फ्यूचर में वो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होंगी उसके अगेंस्ट एंड वो फाइट कर लेगी. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. तो यही वैक्सीन का फंडा है. तो वैक्सीन में भी डेड या फिर जो बहुत ही वीक माइक्रोब होते हैं वो होते हैं वैक्सीन के अंदर, उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एंड बॉडी फिर उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और हम मतलब इम्यून हो गए एक तरह से उसके अगेंस्ट, क्योंकि बाद में अगर वो माइक्रोब हमें अटैक करता है तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं जो फाइट कर लेंगी आसानी से. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. तो इन सब डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती है. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798.
तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन कब डिस्कवर हुई? 1798 में। किसने करी? एडवर्ड जेनर ने। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। तो कौन कौन से इंजेक्शंस लगते हैं बचपन में? ठीक है, तो काफ़ी सारे लगते हैं हमें। न्यूमोनिया के अगेंस्ट लगती है डिज़ीज़, आपकी पोलियो की आपको वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आप एक चार्ट बना सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो बच्चों को ये देनी चाहिए, नेसेसरी हैं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. तो इसकी एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी हुई है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है वो वैक्सीन ही है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह से स्मॉल पॉक्स की भी जो है वैक्सीन दी जाती है एंड ये भी इरेडिकेट हो चुका है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। तो large scale पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है वैक्सीन्स का। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं हमारी, जो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। तो मैन्योर के फॉर्मेशन आपने क्लास 6-7 में भी हम पढ़ चुके हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल में भी माइक्रोब्स जो है हेल्प करते हैं। जितना भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, पील, वेजिटेबल प्लांट्स और एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग जो है, उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर के अंदर। तो अब इसके लिए भी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.5। तो उसमें क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं हमने, उसके अंदर सॉइल आधी आधी भर देंगे, ए और बी मार्क कर दिया। प्लांट वेस्ट एक में डाले और दूसरे में हमने पॉलीथीन बैग्स या बॉटल्स ये सब डाल दिया। और 3-4 हफ्ते बाद उसको देखेंगे तो जो प्लांट वेस्ट है वो डिके हो रहा होगा एंड जो प्लांट पॉट भी है जिसमें प्लास्टिक का सामान डाला है तो उसमें तो क्या होना है कुछ, वो तो वैसे का वैसा मिलेगा आपको। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड एंड ये मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। तो उस पॉट में न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस आ चुके हैं, वहाँ पे कोई और प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। डिड यू नोटिस दैट इन द पॉट बी द पॉलीथीन बैग बॉटल्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। वहाँ पे नहीं होगा भाई चेंज। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो ये यहाँ पे ऊपर जो दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो है फोटो दे रखी है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है। You often see large amount of dead organic matter in form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। You find कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही कमाल है कि जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट या एनिमल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। दिस सब्सटेंसेस अगेन जो है सॉइल में जा सकते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स उनको यूज़ कर सकते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो environment की clean up में भी जो है हमारे हेल्प करते हैं। तो ये सब हमने यूज़ पढ़ लिए उसके कि बेकिंग में कैसे यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है। अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे वही होंगे मोस्टली जो डिसीज़ कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो डिजीज़ कॉज करते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है चीज़ों को स्पॉइल भी करते हैं। अगर खाना जैसे कई देर बाहर पड़ा रहे तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो
वो कई जो है चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या डिसीज़ कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस बोला जाता है, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो इन सब तरीक़ों से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या खाने के थ्रू। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो किसी बंदे से जिसको वो डिजीज़ पहले हो रखी हो। Microbial diseases that can spread from an infected person to healthy person through air, food, water और physical contact are called communicable disease। तो ये disease जो spread होती हैं from an infected person to an healthy person through air, water, food और physical contact, इन disease को क्या बोलते हैं हम, communicable disease बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम अगर आपसे पूछे जाएँ तो आपको याद होने चाहिए। कॉमन कोल्ड जो है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying the thousands of virus are spread into the air। तो जब किसी को कोल्ड हो रखा है मान लो और वो स्नीज़ करता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस, तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं स्नीजिंग के ड्यूरेशन में, उसमें बहुत सारे जो है वायरस होते हैं और वो हवा में इधर उधर फैल जाते हैं। और ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं इनके थ्रू जब कोई ब्रीथ कर रहा है नॉर्मल हेल्दी पर्सन आसपास, तो वो एयर के थ्रू उसके अंदर भी चले जाएंगे एंड दे विल कॉज इन्फेक्शन। तो हाउ डू स्प्रेड द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, कैसे रोका जाएगा। एक तो सबसे पहले हैंडकरचीफ रखना चाहिए कोई भी जो स्नीज़ कर रहा है उसको। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, दूर रहो जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं, मतलब उनका क्या काम है, उसको वायरस को या माइक्रोब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कौन से हैं वो, कौन से इंसेक्ट हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है, इट सिट्स ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, कहीं भी बैठती है वो तो, और वो पैथोजेंस जो है उसके पैरों में जो है स्टिक हो जाएंगे या बॉडी पे कहीं इधर उधर स्टिक हो जाएंगे। जब यही फ्लाइज जो है किसी अनकवर्ड फूड पे या हमारी बॉडी पे कहीं पे आके बैठती है, तो वो भी जो सारे पैथोजन हैं उसको वहाँ पे छोड़ देगी वो, और उस खाने को, कंटेमिनेटेड खाने को जो भी कोई खाएगा तो बीमार होएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़, एक तो हाउस फ्लाई हो गया, उसका बाद कौन सा है, तो कैरियर के ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है या प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं उसको कैरी करती है वो। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो मलेरिया का कैरियर कौन है, एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। सिमिलरली फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है किसका कैरियर है, डेंगू वायरस का। तो मलेरिया और डेंगू को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं भाई, आसपास का एरिया क्लीन रखिए ताकि जो मॉस्किटोज़ की ग्रोथ जो है कम से कम हो, ठीक है। तो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट। तो आसपास घर के जो है कहीं पे भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख के हम प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को ब्रीड करने से। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चार्ट दे रखा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी डिजीज़ है कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है या क्या है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर से फैल रही है, वाटर से,
या फूड से, ठीक है। एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, तो सबसे पहले हम आते हैं जो एयर से फैलती हैं डिजीज़, जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया जैसे, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया है। मीजल्स वायरस कॉज करता है, चिकन पॉक्स वायरस करता है, पोलियो वायरस करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन सबका क्या है, एयर है। कॉन्टैक्ट या वाटर भी हो सकता है इन केस ऑफ चिकन पॉक्स एंड पोलियो, बट एयर इज़ द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन दिस फोर, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ट्यूबरक्लोसिस को कौन करता है, बैक्टीरिया। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो किन से होते हैं, वायरस से होते हैं। अब इनके प्रिवेंटिव मेजर क्या है जो एयर से फैल रही हैं, कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। तो भाई जो बीमार बंदा है उसको बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है, और उसकी जो चीज़ें हैं उनको भी बाकी लोगों से दूर रखना है, और वैक्सीनेशन टाइम से करवानी चाहिए। एंड जब उसको कोई खाना वगैरह देने जा रहे हैं या आप उसके कांटेक्ट में हैं तब तो आप अपने मास्क वगैरह पहन के जाइए। सेकंड है जो वाटर से फैलती हैं, कॉलरा एंड टाइफाइड, दोनों ही बैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं ये, कॉलरा भी एंड टाइफाइड भी। तो इन केस ऑफ इसमें क्या करना है हमने, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है। कंज्यूम प्रॉपरली फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो खाना है जो पका हुआ खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना है, और पानी उबाल के पीना है, और वैक्सीनेशन तो है ही प्रिवेंटिव मेजर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो अगेन हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है ये, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या है, वाटर है। तो जब भी वाटर से अगर कोई डिजीज़ हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे आपने क्या करना है, पानी जो आप पी रहे हैं वो उबाल के पिए ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बचे, और वैक्सीनेशन तो अगेन है ही। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया पे। मलेरिया पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पे, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जो है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन करता है इधर, हमारे मॉस्किटो करता है। एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या है भाई, तो वही कि अगर आसपास एरिया में मॉस्किटो ज़्यादा हैं तो एटलीस्ट सोते हुए आप मॉस्किटो नेट का यूज़ करिए। एंड आसपास वाले एरिया में जो है स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो मॉस्किटोज़ हैं वो ना मतलब मर जाएं इधर उधर आसपास हैं जो, और आसपास जो है पानी ना इकट्ठा होने दें ताकि ब्रीड ना कर पाए वो। तो ये सब आप कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 2.1 जितनी भी डिजीज़ दे रखी हैं ये पता होने चाहिए आपको, और कौन सा उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करता है उनको वो भी पता होना चाहिए। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ये तो हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ ली, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कैसे कॉज होती हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर है। अब एनिमल्स में जो डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो ह्यूमन में भी होती है, कैटल में भी होती है, और किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया से। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज़ किससे कॉज होती है, वायरस। तो एनिमल की दो डिजीज़ हो गई, एक एंथ्रेक्स हो गई जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, फुट एंड माउथ हो गई। फुट एंड माउथ डिजीज़ किससे होती है कॉज, वायरस से होगी। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, सिमिलरली प्लांट्स में भी जो है डिसीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of the crop. ठीक है, तो टेबल 2.2 में जो है हमें कुछ डिजीज़ दे रखी हैं जो प्लांट्स में होती हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन फैलाता है इसको, बैक्टीरिया। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। सेकेंड है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट को कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है, फंगाई। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन एयर एंड सीड्स।
नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ैक ऑफ ओकरा। भिंडी में वेन्स जो है येलो हो जाती है। कौन इसको फैलाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कॉज करता है, वायरस, एंड फैलाता कौन है, इंसेक्ट। तो ये भी टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ किससे होती है और क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो 3 ही डिजीज़ यहाँ पे दे रखी हैं प्लांट्स की। जैसे एनिमल्स की बात करें तो 2 डिजीज़ दे रखी थी, एंथ्रेक्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज़। जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा था एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस कर रहा था। इसी तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, तो CB ऐसे याद रख सकते हो। C के आसपास वाला लेटर कौन सा है, B, तो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है उसको, ठीक है। अब जो येलो वेन ऑफ मोज़ैक है भिंडी, तो इसमें V आ गया, येलो वेन से वायरस, VV ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि येलो वेन आ गया, दैट मीन्स वायरस, ठीक है। और रस्ट ऑफ वीट फिर बचा जो उसको फंगाई कॉज करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर एंड सीड्स, एंड लास्ट में इंसेक्ट। जो मोज़ैक वाला है, वेन वाला है, वो इंसेक्ट कॉज करता है। तो इनको बचाने के लिए क्या करा जाता है, केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम आते हैं फूड पॉइजनिंग। तो भाई खाना भी जो है ख़राब हो जाता है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बाहर, और उस खाने को फिर कोई खा ले तो बीमार हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो बूझो एक पार्टी में गया, उसने वहाँ खाना खाया और घर जाके उसकी वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, तो ही वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल। वहाँ जाके पता चला कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो अब फूड जो है पॉइजन कब बना, तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड दैट वाज स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो खाना ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, वो जब खाया गया तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई। These make a food poisonous causing serious illness or even death। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड जो है पॉइजन बन गया और सीरियस डिजीज़ यहाँ पे कॉज हो सकती है, इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो फूड को जो है आपने प्रिजर्व करके रखना है। कैसे करनी है फूड प्रिजर्वेशन, वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व स्टोर फूड ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को हमने कैसे प्रिजर्व करके रखा था उसका हमने पढ़ा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, घर पे खाना बनाने के बाद उसको कैसे प्रिजर्व करना है। तो उसको कभी भी बाहर ऐसे छोड़ना नहीं है क्योंकि बाहर मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं और इजीली जो है फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई खाना ख़राब कर सकते हैं। जो खाना ख़राब हो चुका है उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। तो इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन, यस। Paheli brought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. मैंगो पिकल में भाई वहाँ पे उनके प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, लाइक ऑयल यूज़ करते हैं, सॉल्ट बहुत सारा यूज़ करता है, तो वो सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। घरों में क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, केमिकल मेथड एक तरह से। केमिकल मेथड्स में क्या है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है। तो वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो अब जहाँ प्रिजर्वेटिव की बात आई तो आपको 2 नाम याद होने चाहिए एटलीस्ट जो यहाँ दे रखे हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो सबसे पहला प्रिजर्वेटिव हो गया। तो प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकें, वो केमिकल प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. So salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. तो उनके ऊपर एक सॉल्ट की कोटिंग करके रख दोगे तो ज़्यादा टाइम के लिए चलेंगी चीज़ें। शुगर से ही सिमिलरली जैम्स, जेलीज में, स्क्वैशेस में बहुत सारी शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर से क्या होगा, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट
विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर कैसे हेल्प करती है प्रिजर्वेशन में? मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे माइक्रोब्स। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर भी क्या करते हैं? स्पॉइलेज को रोकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया ऐसे ऑयली इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है। और फ्रूट्स, फिश, मीट, इनको प्रिजर्व किया जाता है बाय दीज मेथड्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे मिल्क को बॉयल किया जाता है, तो उससे क्या होगा? बॉयल करने से माइक्रोब्स वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में फूड रखते हैं, जिससे भी जो है ग्रोथ उनकी रुक जाती है। पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एंड इज़ फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। The milk is heated to about 70 डिग्री for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है? 70 डिग्री पे मिल्क को हीट किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, जस्ट इतने टाइम के लिए। उसके बाद एकदम से उसको चिल कर दिया जाता है, suddenly chilled and stored। By doing so it prevents the growth of microbes। This process was discovered by Louis Pasteur and it is called pasteurization। तो लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर करा था, तो इसलिए इसको पास्चराइजेशन बोला जाता है। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, विच आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स या पल्सेस। Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, such beans and peas, which it has a symbiotic relationship। Sometime nitrogen get fixed through the action of lightning से भी fix हो जाती है, but you know that the amount of nitrogen in atmosphere remains constant। तो उसके लिए नाइट्रोजन साइकिल है एक, वो इधर दे रखा होगा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कन्वर्ट होएगी लाइटनिंग से या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में चली जाएगी, ठीक है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो दोनों ही तरीक़ों से, लाइटनिंग से भी या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में चली गई। अब सॉइल में जाने के बाद उसको कौन लेता है? प्लांट्स लेंगे या फिर बैक्टीरिया उसको वापस से गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्लांट्स ने ली, प्लांट्स दे आर ईटन बाय एनिमल्स, खा लेंगे उन प्लांट्स को, और नाइट्रोजन वेस्ट जो है एक्सक्रीशन के थ्रू फिर से सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। और अगेन जो है बैक्टीरिया उसको फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन साइकिल चलता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये एसेंशियल है प्रोटीन बनाने में। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब में नाइट्रोजन लगता है। तो ये कहाँ से फिक्स होती है नाइट्रोजन? प्लांट्स से फिक्स करते हैं इसको, और प्लांट्स के अंदर जाएगी, फिर वो प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो उनके अंदर चली गई, जितनी उनके अंदर यूज़ होनी है हुई, बाकी वेस्ट की बन के जो है सॉइल में फिर से वापस आ गई, और फिर से जो है जो बैक्टीरिया है उसको वापस से कर देंगे कन्वर्ट। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता है। तो ये हमने भाई चैप्टर यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट इसके जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सारे एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।